प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी प्रसन्नता के साथ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज जो टॉपिक है, दिसंबर महीने के पाठ्यक्रम के अनुसार, समय सारणी के अनुसार आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, गद्य की विधाएं, इन पर प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आज मैं हूं अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। ये है समय सारणी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए, और इसी के हिसाब से हमको पढ़ना है और पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी करना है। शिक्षण संकेत: आधुनिक काव्य प्रवृत्तियां के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं उनमें से बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य, सही जोड़ियां, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां: पहला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न: आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 1901 ईस्वी, 1900 ईस्वी, संवत 1901, संवत 1900 से। तो इसमें हमको चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर है संवत 1900 से। दूसरा है, छायावादी युग की कालावधि है 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1950, 1950 से अब तक। तो बच्चों, यहाँ पे ये एक बात हमको ध्यान रखना है कि जो काल शुरू होता है जिस सन से और जहाँ पे समाप्त होता है जिस सन पे, वही सन से अगला काल प्रारंभ होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ छायावाद का सन पूछता तो एक ही ऑप्शन होता उसमें। इसमें कालावधि पूछा गया है, इसलिए छायावाद शुरू कब हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, और जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे कौन सा काल प्रारंभ हुआ। 1920 से 1936 ये सही उत्तर है। 1920 से 1936। और 1936 किसका है? प्रगतिवाद का। और 1943 प्रयोगवाद का, और नई कविता का 1950 है। छायावादी काव्य की विशेषता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सुख के लिए फूल तथा दुख के लिए कांटा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। यहाँ पे सही उत्तर है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये छायावादी काव्य की विशेषता है, और परिभाषा भी है। ये किसने दिया है परिभाषा? डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को, प्रयोगवादी युग को। तो इसका उत्तर है जागरण काल। भारतेंदु युग को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है भारतेंदु युग। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की यह परिभाषा है। किसके अनुसार है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। तो इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र की। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इस युग के 4 स्तंभ माने गए हैं। ये चारों किस युग के आधार स्तंभ कवि हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो इसका उत्तर है छायावाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नई कविता की कालावधि खाली स्थान से अब तक मानी गई है। इसका उत्तर है 1950 ईस्वी। क्या आएगा इसमें? नई कविता की कालावधि, नई कविता का काल है, सन है 1950 ईस्वी। हिंदी कविता में आधुनिकता तथा नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय खालिस्तान युग को प्रदान किया जाता है, आधुनिकता का। तो यह है छायावादी। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में खालिस्तान है। इसका उत्तर है रहस्यवाद, क्योंकि इसमें चिंतन की प्रधानता होती है, ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है। तो ये रहस्यवाद है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन खालिस्तान में हुआ। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ, और
प्रथम तार, ये जो तार सप्तक है रचनाएं जिसमें प्रकाशित होती थी, ये है प्रयोगवाद में प्रारंभ हुआ। जो 3 तार सप्तक हैं, पहला 1943, 1951, 1959, और इसके प्रवर्तक हैं अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। खालिस्तान मानव मूल्यों और संवेदनाओं की कविता है, इसका उत्तर है नई कविता। फिर है खालिस्तान कविता पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, इसका उत्तर है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में खालिस्तान है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, इसका उत्तर प्रगतिवाद आएगा। शोषण का विरोध खालिस्तान काव्य की प्रमुख विशेषता है। शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये प्रमुख विशेषता प्रगतिवाद की है, तो यहाँ पे प्रगतिवादी आएगा। सत्य असत्य लिखिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना गया है, तो ये क्या है? असत्य है। आधुनिक काल की कविता में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ, ये क्या है? सत्य है। प्रयोगवादी युग की कालावधि 1943 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक मानी गई है, तो ये क्या है? प्रयोगवाद की कालावधि 1943 से 1950, ये सत्य है। द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना गया है, बिल्कुल असत्य है ये। क्यों? क्योंकि प्रवेश द्वार किसे माना गया है? भारतेंदु युग को। प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा रहस्यवाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ माने गए हैं, ये सत्य है। प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है, यह कथन मुकुटधर पांडे का है, तो ये भी सत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। क और ख को मिलाना है, जो वाक्य लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार। अब हमको यहाँ से उनकी रचनाएं चुनना है और सही बनाना है। माखनलाल चतुर्वेदी का सही है हिम किरीटनी। दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। तीसरा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है उनका, ये उनकी रचना है। फिर है धर्मवीर भारती, इसका है अंधा युग। सही जोड़ी क्या है? अंधा युग, इनकी रचना है। फिर है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की रचना क्या है? सूर्य का स्वागत। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारतेंदु युग के कवियों की वाणी में कौन सा स्वर मुखरित हुआ है? उत्तर राष्ट्रीयता का स्वर। अगला है द्विवेदी युग में कौन सी भाषा कविता की संवाहिका बनी? इसका उत्तर है खड़ी बोली। हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को प्रदान किया जाता है? तो ये इसका उत्तर है छायावादी युग को। छायावादी काव्य में किन भावनाओं की प्रधानता है? तो इसका उत्तर है सौंदर्य तथा प्रेम भावना की। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान रूप से कौन से स्वर मुखरित हैं? तो कौन सा स्वर मुखरित है? विरह वेदना का स्वर मुखरित है। जयशंकर प्रसाद ने मूलतः अपने काव्य में किन भावों का अंकन किया है? इसका उत्तर है सौंदर्य, प्रेम, यौवन और श्रृंगार। अगला, छायावादी युग के किस कवि ने क्रांति एवं विद्रोह का स्वर निनादित किया है? इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4 आधार स्तंभों में एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं, जिनका स्वभाव, व्यक्तित्व कैसा था? अक्खड़ और फक्कड़। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रगतिवादी साहित्य किस विचारधारा से प्रभावित है? इसका उत्तर है प्रगतिवादी साहित्य साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। भारतेंदु युग का अन्य क्या नाम है? तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग में काव्य की भाषा क्या थी? तो भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज थी। द्विवेदी युगीन 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास और साकेत। प्रिय प्रवास किनका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। और अगला है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का।
छायावादी छायावाद का समय क्या माना गया है? इसका उत्तर है छायावाद का समय सन 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी माना गया है। प्रगतिवादी कविता का विषय क्या रहा है? इसका उत्तर है प्रगतिवादी कविता में निर्धन, मजदूरों तथा शोषितों का यथार्थ चित्रण हुआ है। प्रगतिवादी काव्यधारा के दो कवियों के नाम। प्रगतिवादी काव्यधारा के दो श्रेष्ठ कवि नागार्जुन तथा केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रयोगवाद के एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं और अज्ञेय जी का पूरा नाम है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनकी एक रचना का नाम है बाबरा अहेरी। लघुत्तरीय प्रश्न, हिंदी कविता के आधुनिक विकास क्रम को विद्वानों ने किस प्रकार वर्गीकृत किया है? सर्वमान रूपों को लिखिए तथा यह भी बताइए कि हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को माना गया है। इसका उत्तर है आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सर्वमान रूप से इस विकास को अग्रलिखित भागों में बांटा जा सकता है। युग का नाम और अवधि। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लें कि आधुनिक युग की कविता को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी, यहाँ प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। तो भारतेंदु युग है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावाद 1920 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943 और प्रयोगवाद है 1943 से 1950 और नई कविता है 1950 से अब तक। भारतेंदु युग हिंदी कविता का जागरण काल है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया और कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर निनादित होने लगा। तो ये उनकी विशेषता भी है। भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग, श्रृंगार वर्णन, स्वदेश प्रेम। ये हैं भारतेंदु युग के प्रवर्तक। पहले चित्र में दिखाई दे रहे हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की ये तस्वीर है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से इस युग का नामकरण हुआ, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग के काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है वर्णन का प्रधान, अतीत के गौरव का बखान, आदर्शवादिता और देश प्रेम। छायावादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य, भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता, बाह्यार्थ निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति निरूपण की प्रमुखता, प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चित्रण तथा प्रकृति पर कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण, छंद विधान में नूतनता। ये है प्रकृति के छायावाद के 4 आधार स्तंभ, जो सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो ये चारों क्या हैं? छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए रहस्यवादी कविता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिभाषा: आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। इसकी विशेषता है। ये परिभाषा को ध्यान में रखना है और किस लेखक ने इस परिभाषा को दिया है ये नाम भी हमको ध्यान रखना है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। इस परिभाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है।
विशेषताएं हैं विरह वेदना की अभिव्यक्ति। दूसरा, आधुनिक काल में रहस्यवादी कविता व्यापक स्वच्छंदतावादी काव्य क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट है। कविता में अप्रस्तुत योजना की नूतनता है। रहस्यवादी कविता में बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त उपनिषदों का प्रभाव भी परिलक्षित है। प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला, सड़ी गली रूढ़ियों का विरोध, शोषण तथा अन्याय के प्रति रोष, साम्यवाद से प्रभावित, मानव की समानता में आस्था, और हम ये भी दे सकते हैं आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल, प्रतीकों का प्रयोग, भाग की उपेक्षा, कर्मवाद पर बल। राजभाषा, इसको ध्यान से सुनना है। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा अथवा भारतीय संघ की भाषा है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने हिंदी राजभाषा माना है एवं 7 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। शेष राज्यों में अपने अपने प्रदेशों की भाषाएं हैं। कश्मीरी, संस्कृत एवं सिंधी किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम कार्य के निर्णय रेडियो और दूरदर्शन पर होना चाहिए। राष्ट्रभाषा, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और साहित्य की प्रेरणा निहित होती है जो जनजीवन को प्रभावित करती है। राष्ट्रभाषा का महत्व राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह जैसे होते हैं और राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा एक से दूसरे देश के संबंध की या संपर्क की भाषा होती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रमुख आधार यह है कि देश में इस भाषा को बोलने वाले 60% से अधिक लोग हैं। यही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के हर प्रांत में बोली जाती है। अब गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं। बच्चों, गद्य की कितनी विधाएं हैं? गद्य की 16 विधाएं हैं। गद्य की कितनी विधाएं हैं? 16 विधाएं हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रमुख और दूसरा प्रकीर्ण। प्रमुख कितने हैं? 6 हैं। और प्रकीर्ण कितने हैं? प्रकीर्ण या गौड़ कितने हैं? 10 हैं। गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे मनोभाव और हमारी चिंतनशील मनोस्थितियां सरलतापूर्वक अभिव्यक्त की जा सकती हैं। वास्तव में आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के कारण गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से वर्तमान युग में अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। गद्य की विभिन्न विधाएं। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। गद्य की एक तो प्रमुख विधा और दूसरी गौड़ विधा। प्रश्न जब पूछा जाता है कि गद्य के प्रमुख 3 विधाओं के नाम लिखिए तो हमको प्रमुख को ध्यान रखना है। प्रमुख पूछ रहा है कि प्रकीर्ण पूछ रहा है। गद्य की विधाएं हैं एकांकी, आलोचना, नाटक, उपन्यास, निबंध और कहानी। स्मरण सूत्र हम ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1 आ न उ न का। 1 से एकांकी, आ से आलोचना, ना से नाटक, उ से उपन्यास, न से निबंध और क से कहानी। गद्य की प्रकीर्ण या गौड़ विधाएं। लघु कथा, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, रेखा चित्र, पत्र साहित्य, संस्मरण, गद्य साहित्य। स्मरण सूत्र ल री जी आ या सो सा रे पत्र संग और ग से गद्य साहित्य। अब इससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। गद्य साहित्य के विकास का युग माना जाता है आधुनिक काल से, भारतीय हिंदू युग से, द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से। तो ये सभी जो विधाएं हैं वो आधुनिक काल की विधाएं हैं, क्योंकि आधुनिक काल की कविता को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक काल। गद्य की प्रमुख विधा है। ये 4 विकल्प यहाँ पे दिए हैं जिसमें से हमको प्रमुख विधा ढूंढना है। रिपोर्टाज, संस्मरण, पत्र साहित्य और कहानी। जैसे अभी हमने विभक्त किया था 6 हैं प्रमुख विधा, तो उनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रमुख के अंतर्गत आता है? तो वो है कहानी।
गद्य की प्रकीर्ण विधा है कहानी, उपन्यास, जीवनी और निबंध। तो यहाँ पे 3 विकल्प ऐसे हैं जो प्रमुख हैं और एक ऐसा है जो गौड़ या प्रकीर्ण है, तो वो है जीवनी। हिंदी निबंध साहित्य के विकास को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 4 या 6। तो हिंदी निबंध को 4 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु काल के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके पहले एक स्किप हुआ है। भारतेंदु युगीन सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रेमचंद। तो इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु काल के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, शंभुनाथ सिंह, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका उत्तर है शंभुनाथ सिंह। प्रसाद जी ने लगभग कहानियां लिखी हैं 49, 59, 69, 79। तो इसका सही उत्तर है, हमको याद रखना है, 69। आचरण की सभ्यता है एक कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी या इसका उत्तर है आचरण की सभ्यता क्या है? निबंध है। राजा भोज का सपना कहानी के कहानीकार हैं राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मास्टर भगवान दास। उत्तर राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद इसका सही उत्तर है। एक प्रमुख दृश्य काव्य है नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो इसका उत्तर है नाटक एक दृश्य काव्य है, नाटक है इसका सही उत्तर। एकांकी में अंकों की संख्या होती है 1, 2, 3, कई। तो जैसे एक अंकी, एक अंक नाम से ही है, तो इसमें एक है। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, देवकीनंदन खत्री। इसका उत्तर है देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता संतति एक तिलिस्म उपन्यास है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी में निबंध का आविर्भाव खालिस्तान युग में हुआ, तो यह आधुनिक युग में। भारतवर्ष नामक निबंध के निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र ने खालिस्तान नामक पत्रिका का संपादन किया। इसका उत्तर है ब्राह्मण पत्रिका का। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम सन खालिस्तान ईस्वी में प्रकाशित हुई, तो इसका सही उत्तर है 1909 में। नाटक एक प्रमुख खालिस्तान काव्य है, तो ये है दृश्य काव्य। सुप्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। हिंदी एकांकी का आरंभ भारतेंदु युग से माना गया है। खालिस्तान के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमचंद को खालिस्तान की उपाधि प्रदान की गई है उपन्यास सम्राट। खालिस्तान में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वह है आत्मकथा। आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप खालिस्तान का आगमन हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सत्य असत्य लिखिए। रेखाचित्र गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है, तो ये क्या है? रेखाचित्र गद्य साहित्य की एक मुख्य विधा है, तो ये असत्य है, क्योंकि रेखाचित्र गौड़ विधा है। हास्य व्यंग भारतेंदु युगीन निबंधों की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये क्या है? सत्य है कि असत्य? असत्य है। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सामाजिक कहानियां लिखी। अभिनेता नाटक का एक प्रमुख तत्व है, सत्य है। हिंदी रंगमंचीय नाटकों का आरंभ उपेंद्र नाथ अस्क से माना जाता है। प्रसाद युग का नामकरण जयशंकर प्रसाद के नाम से हुआ। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो ये क्या है? असत्य है। दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि नाटक विस्तृत होता है, नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। प्रेमचंद ने तितली और कंकाल नामक उपन्यास की रचना की, यह सत्य है। कंकाल, तितली और इरावती जयशंकर प्रसाद जी की है।
टॉल्स्टॉय की डायरी पत्र साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये सत्य है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, ये सत्य है। रानी केतकी की कहानी को हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, तो यह सत्य है। चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये असत्य है, क्योंकि चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध संग्रह है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये सत्य है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक अंक वाली नाट्य कृति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है एकांकी कहलाती है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है? इंदुमती। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो जयशंकर प्रसाद जी को नाटक सम्राट भी कहा गया है। आनंद कादम्बनी नामक पत्र का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर है बद्रीनारायण प्रेमघर ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका उत्तर है सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने 1903 में किया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निबंध लिखने वाले निबंधकार कौन थे? तो वो हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह। यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियां लिखी? सामाजिक कहानियां। मुक्तिपथ नामक नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट। जगदीश चंद्र माथुर का प्रथम एकांकी 1936 में प्रकाशित कौन सा था? वो था मेरी बांसुरी। दक्षिण भारत की एक झलक हिंदी साहित्य की किस विधा का उदाहरण है? इसका उत्तर है यात्रावृत्त, यात्रा साहित्य का। गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? यह है संस्मरण विधा में। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। हिंदी की आधुनिक कहानी का विकास कब से माना जाता है? इसका उत्तर है हिंदी आधुनिक कहानी का विकास सन 1900 से माना जाता है। नाटक के तत्व: कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा और शैली, उद्देश्य और अभिनेता। उपन्यास के तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। लघुत्तरीय प्रश्न। निबंध की परिभाषा देते हुए दो निबंधकारों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक निबंध रचना भी लिखना है। उत्तर: निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सौष्ठव सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंधकार तथा उनकी निबंध रचना: डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी, राष्ट्रीय साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक की आस्था। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसका उत्तर है इस कथन का तात्पर्य है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिख जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसनीय है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए। इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय द्वारा दी गई निबंध की परिभाषा। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रस्तुत कथन का आशय है कि निबंध से ही गद्यकार के निबंध लेखन की उत्कृष्टता का ज्ञान होता है। गुलाब राय ने क्या कहा है? निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निर्जीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। द्विवेदी युगीन निबंधों की 4 विशेषताएं लिखिए और इस युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम। विशेषता: विषय वस्तु की गंभीरता, राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार, हास्य व्यंग्यात्मकता। प्रमुख निबंधकार: महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है साहित्य की महत्ता। सरदार पूर्ण सिंह, कन्यादान आचरण की सभ्यता। प्रश्न 5, शुक्ल युग के
निबंधों की दो विशेषता तथा इस युग के दो लेखकों एवं निबंधों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के निबंधों की विशेषता है साहित्य और जीवन के विविध विषयों पर विचारात्मक तथा विश्लेषणात्मक निबंधों की रचना। निबंधों में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता। भाषा और शैली में परिष्कार तथा लालित्य। शुक्ल युग को ही हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना गया है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना गया है। प्रमुख लेखक एवं उनके निबंध: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्रोध, उत्साह, भय, चिंतामणि। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन। शुक्लोत्तर युग के निबंधों की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर: शुक्लोत्तर युग निबंध के विकास की चरम सीमा का युग है। इस युग में विषय वैविध्य अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगत होता है। इस युग के निबंध लेखक की अपनी निजी विशेषताएं: भावनात्मक एवं आत्मपरक निबंध, विषय वस्तु की विविधता, विचारात्मक, भावात्मक, समीक्षात्मक शैली, निबंधों के विकास का चरमोत्कर्ष। तो ये था जो पाठ्यक्रम समय सारणी के अनुसार बनाया गया परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। आप बच्चों, आप सब पूरे ध्यान से इसको पढ़ना है और अपने मानस पटल पर अंकित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।